तो सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं आज निबंध शुरू कर रहा हूँ। निबंध है महंगाई एक विकट समस्या। महंगाई एक विकट समस्या। तो इस पे हम आपको शुरू कर रहे हैं। तो आज के भौतिक जीवन में मानव महंगाई से अत्यंत परेशान है। यह कह दिया जाए कि आर्थिक रूपी घोड़ा आवश्यकता रूपी सड़क पर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। जिधर देखो उधर ही महंगाई का मधुर गीत गाया जा रहा है। पहले लोग प्याज काटते थे तो कहते थे कि आँख में आंसू आ जाता था, लेकिन अब तो प्याज का दाम सुनकर जेब के आंसू आ जाते हैं। एक और बात आपके सामने और दे देता हूँ उदाहरण कि पहले लोग जेब में पैसा लेकर बाजार जाते थे और थैला भरकर सामान लाते थे, लेकिन अब थैले में पैसा होता है, सामान जेब में होता है। महंगाई क्यों बढ़ी, इसके बारे में हम बता रहे हैं। महंगाई बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि सभी को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है और सब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भागम भाग मचाए हुए हैं। आपूर्ति कम होने के कारण वस्तुओं की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है या आसमान छू लेती है। दूसरा कारण है प्राकृतिक आपदा। देखिए, महंगाई का दूसरा कारण प्राकृतिक आपदा है। कभी कभी विश्व के किसी कोने में प्राकृतिक आपदा अपना तांडव रूप दिखा देती है, जिसके कारण वहाँ पर महंगाई अपना भयंकर रूप प्रस्तुत कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पर वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली गई और मनुष्य संकट के आगोश में आ गया। तीसरा कारण कृषि में कम उपज। तो भारतीय कृषि व्यवस्था आज पुरानी परंपरा पर निर्भर है। आज वही पुराने बीज, खाद, बोने का तरीका आदि, और कभी कभी तो प्राकृतिक आपदा के कारण कृषि में जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण बाजार में आवश्यकताओं पूरा करने के लिए वस्तुएं कम हो जाती हैं और कीमत बढ़ जाती है। चौथा कारण है भ्रष्ट अधिकारी
का होना। तो देखिए, कभी कभी अधिकारियों का भ्रष्ट होना भी महंगाई का मुख्य कारण बन जाता है। अधिकारी लोग इतने लालची होते हैं कि सरकार द्वारा दी गई आपूर्ति या विकास के पैसे जनता तक पहुँचते पहुँचते नगण्य हो जाती है। यह कह दिया जाए कि भ्रष्ट अधिकारी आपस में मिली भगत के बल पर पैसे को हजम कर जाते हैं और वस्तु या पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाता। अगला कारण है दलालों का होना। दलालों का माध्यम। देखिए, किसी क्षेत्र में किसान अपनी उचित मूल्य पाने के लिए दलालों के पास जाता है, लेकिन दलाल अपने कमीशन खोरी के बल पे किसान के वास्तविक मूल्य नहीं देता है। उसकी फसल का बहुत सा भाग अपने लाभ में ले लेता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ती है। छठवां कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी महंगाई का कारण है। बेरोजगार नौजवानों के लिए बेरोजगार नहीं होने के कारण उनकी आय नहीं होती और वस्तुओं को खरीदने में नहीं, या अपने जीवन शैली को चलाने के लिए दूसरे से ऋण लेना या ब्याज पर पैसे लेना वो विवश हो जाते हैं। इस प्रकार से महंगाई एक विकट रूप धारण कर लेती है और महंगाई बढ़ने के कारण समाज में चोरी, डकैती, बेईमानी, हत्या, बलात्कार अनेक ऐसे कारण बन जाते हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। महंगाई कम करने के पहला उपाय है परिवार नियोजन। देखिए, महंगाई से निजात पाने के लिए हमें अपने परिवार को छोटा करना पड़ेगा। सरकार की जनसंख्या संबंधी योजनाओं को जिनमें लाना पड़ेगा, जैसा कि ये योजना है छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन भरपेट भोजन। इस प्रकार से हम महंगाई पर अपनी आय का बहुत सा भाग खर्च करके और बच्चों के प्रति भविष्य के विकास के लिए पैसा खर्च करना होता है। दूसरा कारण है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, हमें किस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात ये कह दिया जाए कि हमें वैज्ञानिक खेती करना चाहिए। नए बीज, नई तकनीक के साथ खाद, सिंचाई आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इससे किसानों को एक बड़ी राहत मिले और बड़े लगन के साथ फसल पैदा करें, तो हम बहुत हद तक महंगाई पर पार पा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कारण है भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करना। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति एक मुहिम चलाए और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करके उनको सबक सिखाए। उनके स्थान पर ईमानदार, वफादार, देश के प्रति सेवा करने वाले अधिकारियों को नियुक्ति करें और जनता की सेवा करें। अगला है चौथा दलालों की
मध्यस्थता को ख़त्म करना, मध्यस्थता को ख़त्म करना। तो सरकार को चाहिए कि जो मार्केट या बाज़ार में दलालों की भूमिका है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे जनता को कृषि उपज या वस्तुएं सीधे जनता के पास पहुँचे उचित कीमत पर, जिससे कि हम महंगाई को कुछ कम कर सकते हैं। अगला कारण हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा से लड़ना। देखिए, हम प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमें उचित कदम उठाना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन कायम करना चाहिए। तो जैसे अधिक वृक्ष लगाना, वृक्षों को न काटना, पशुधन को बढ़ावा देना और जनता जनार्दन को प्रकृति के प्रति जागरूक करना। इस प्रकार से हम महंगाई को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि महंगाई आई मानव जीवन में एक ऐसी बला, उससे निपटने के लिए तन मन सब आ जावे कला। ये रहा आपकी महंगाई। अब अगला आपके पास ले चलता हूँ विचार विस्तार। तो विचार विस्तार है, पहला विचार विस्तार आपको मैं देता हूँ सभी बच्चों के लिए। विचार विस्तार है वृक्ष हमारे मित्र। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं वृक्ष हमारे मित्र। प्रकृति का अनमोल धरोहर वृक्ष है। वृक्षों से हमें अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष रूप में जड़ी बूटियाँ, फल फूल, लकड़ियाँ, कच्चा माल प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप में जैसे शुद्ध हवा का मिलना, सौंदर्य, पशु पक्षी का आश्रय होना और मिट्टी के मृदा विन्यास को रोकना, ये वृक्षों से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद देश में औद्योगिक क्रांति ने वृक्षों के प्रति बहुत अन्याय किया। वृक्षों की कटाई करके फैक्ट्रियाँ, सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें और अनेक प्रकार के विस्तार को चलाने के लिए वृक्षों को काटा गया, जिसके कारण हमारे सामने अनेक चुनौतियां, अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। जैसे वर्षा का कम होना, अधिक गर्मी, बाढ़, सैलाब, जलजला, भूकंप, अधिक ठंडी, असमय बारिश, ये सब हमारे सामने समस्याओं ने अपना विकट रूप दिखाना शुरू कर दिया। आज नित नए रोज महामारी, रोग, कैंसर, टीबी, दमा, अनेक प्रदूषण की समस्या आदि बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से वृक्षों के अभाव में जो है हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी समस्या से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वृक्ष
वृक्षों से देश या समाज को बचाना है तो अधिक संख्या में वृक्षों को लगाया जाना चाहिए और महोत्सव के महत्व को समझाना चाहिए। सरकार को वृक्षों के प्रति उदासीनता नहीं, एक सक्रियता की भूमिका निभानी चाहिए और हमारा भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में एक वृक्ष प्रतिवर्ष लगाएं, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रूप प्रदान कर सकें और हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। यह कहा जा सकता है कि वृक्ष हमारे मित्र हैं। ये रहा आपका, इस प्रकार से आपका ये विचार विस्तार हो गया। अब आगे हम ले चलते हैं आपको अगला, जो कि अगला होगा भाववाचक बनाना। भाववाचक कैसे बनाना होता है? संज्ञा से भाववाचक बनाना है। संज्ञा मानव से मानवता, दानव से दानवता, कोमल से कोमलता, सरल से सरलता, समाज से सामाजिक, भूगोल से भौगोलिक, मूल से मौलिक, कठोर से कठोरता, सहज से सरलता, सहजता, मौन से मौनी, देव से दैवी, और उसके बाद ईश्वर से ईश्वरी। ये सारे आपके भाववाचक बन जाएंगे। इस प्रकार से आपका भाववाचक बनाने की कला अलग होती है। इसी प्रकार कर्तव्यनिष्ठता, कर्मशीलता, सहनशीलता, देशी, विदेशी, नेतागिरी, चरणबद्धता आदि। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा आपका बन जाती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अब